हम यहाँ ऑलरेडी देख सकते हैं कि कितने मीडिया वाले आए हैं। गोदी मीडिया क्या, बहुत कम मीडिया के लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। तो आप हमें एंटी गोदी मीडिया बोल सकते हैं, वो हम खुशी खुशी टाइटल ले लेंगे। तो जहाँ तक मुझे यहाँ बुलाया गया था कि मीडिया पे बोलने के लिए, लेकिन इससे पहले ही रामशरण जी ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं मीडिया के बारे में। और गोदी मीडिया तो अब ऐसा शब्द हो गया है कि ये सिर्फ एक्टिविस्ट और एक प्रगतिशील वर्ग में ही नहीं, बच्चा बच्चा भी गोदी मीडिया बोलने लग गया है। और इसका श्रेय मैं काफ़ी हद तक किसान आंदोलन को दूंगी। किसान आंदोलन की वजह से लोगों में इतनी ऊर्जा आई और इतनी एक लेवल ऑफ जागृति आई उन मुद्दों को लेके, क्योंकि इस देश का हर इंसान किसी ना किसी रूप में कृषि से जुड़ा हुआ है, उनके घर का कोई ना कोई मेंबर कृषि से जुड़ा हुआ है। और अगर आप लोगों ने अभी CSDS लोक नीति का जो सर्वे आया है उसमें आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली बात कि इस देश के लोग 79% लोग अभी भी प्लूरल इंडिया चाहते हैं। जो एक बात जो हिंदू राज्य और मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की बातें हो रही हैं, तो इस बात इतने नेगेटिव माहौल में भी हम इस बात की एक थोड़ा सा सुकून है कि इस देश के नागरिक अभी भी एक प्लूरल इंडिया, जो समरसता वाला भारत है, वो उनको चाहिए। तो मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगी। इतनी नेगेटिव भी नहीं कहूँगी, हम ऐसे माहौल में ही रह रहे हैं, हम डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह से हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी, CSDS लोक नीति के सर्वे में ये आया है कि लोगों को किसान आंदोलन के बारे में क्या लगा। 80% से ज़्यादा लोग किसान आंदोलन को असली आंदोलन मान रहे थे, जो कि सरकार ये प्रूव करने में लगी थी कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये धर्म प्रेरित आंदोलन है। तो आप लोगों को कुछ हद तक ही बरगला सकते हैं, लोग समझ रहे हैं। इतने साल, अब मोदी जी को 10 साल हो जाएंगे, तो 10 साल में लोगों के ऊपर जो धर्म की पट्टी लगी हुई थी खुल रही है। अगर आप यूपी में जाके आज लोगों से बात करें, राम मंदिर मुद्दा नहीं है। रेगुलरली मेरी बात हो रही है, लोग कह रहे हैं राम मंदिर बस 1-2 दिन का इवेंट था, खत्म, लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। आज भी प्रमुख मुद्दे लोगों के लिए बेरोजगारी है, गरीबी है, और ये मुद्दे उठाने की बात है। इतने सारे युवा वर्ग जॉब एप्लीकेशन के लिए रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं। हमने अलग अलग मीडिया के थ्रू वो फोटोज देखी, शेयर की, लेकिन ये सब मुद्दे गोल हैं। जो भी मीडिया की बात करता है, जो लोगों के मुद्दों की बात करता है, अरुण मीना जी ने कुछ घंटे पहले जो बात रखी, कश्मीर की बात करना, झारखंड की बात करना, छत्तीसगढ़ की बात करना, मणिपुर की बात करने वालों को जेल में डाल दिया जा रहा है। जर्नलिस्ट ऐसे समय में क्या अपनी बात रखे। मैं गौरी मीडिया से आती हूँ, आप सब लोग जानते हैं गौरी लंकेश का क्या हुआ। जर्नलिस्ट लोगों को, अगर कोई मुसलमान है तो उसे टेररिस्ट बोल के जेल में डाला जा रहा है, कोई आदिवासी क्षेत्र से रिपोर्ट कर रहा है उसे माओइस्ट बोल के जेल में डाल दिया जा रहा है, कोई धर्म जाति की बात करता है तो उसे हिंदू विरोधी बोल के लेबल लगा दिया जाता है। कर्नाटका को ही गुजरात के बाद हिंदुत्व का प्रयोगशाला बनाने की पूरी कोशिश की गई, और जिन जिन लोगों ने उसका विरोध किया, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक देख सकते हैं, उन सबको एक एक करके किनारे लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। आज हमारी ये हालत है, गोदी मीडिया को लाखों करोड़ों मिल रहे हैं, अदानी अंबानी ने खरीद लिया है, हमारे पास पैसे नहीं है ऑल्टरनेट मीडिया चलाने के लिए। गौरी लंकेश जी की हत्या 2017 में हुई थी, उसके बाद 2018 से हमने ये डिसाइड किया कि इसे हमें कंटिन्यू करना है। बहुत सारे प्रगतिशील लोग देश भर से आए कि ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो रीजनल मीडिया है, जो लोग अपनी भाषा में अपनी न्यूज़ सुनना समझना चाहते हैं, उनको चलाने के लिए ना तो रिपोर्टर है ना पैसा है, रिसोर्सेज ही नहीं है। कई लोग अपनी अपनी संपत्ति लगा के अपना जो कुछ है या मुफ्त में काम कर रहे हैं। आज के समय में जो मार्जिनलाइज मीडिया है, या तो सिर्फ यूट्यूब पे चल रहा है,
और उस मीडिया को देखने वाले लोग कितने हैं? बहुत कम लोग हैं। लोगों के घर घर में गोदी मीडिया घुसा हुआ है, लेकिन लोग उससे भी ऊब चुके हैं। आज के समय में गिने चुने जो चैनल्स हैं, कन्नड़ा में ही गिन के शायद सिर्फ 4 चैनल होंगे जिन्हें हम ऑल्टरनेट मीडिया बोल सकते हैं, लेकिन उनकी पहुंच इतनी कम है। उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए, ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, लेकिन आज ये समय आ गया है, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। मीडिया, ऑल्टरनेट मीडिया हो के भी हम आज इस इशू के बारे में कवर करते हैं, कल कुछ और हो जाता है। कवर करने के लिए भी हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि हम क्या क्या कवर करें, लेकिन जनता को भी, जनता का अटेंशन स्पैन इतना कम होता जा रहा है कि हम अपनी आवाज़ लोग सुनने को तैयार नहीं है। तो आज मीडिया अपने आप से भी लड़ रहा है और जो सरकार है उससे तो लड़ ही रहा है। सब ये जो इतना हम इसको जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं, उसकी वजह से हमारी आवाज़ें इतनी दबाई जा रही हैं। मैं एक डेटा आपके सामने रखूंगी, एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है जिसकी हर साल रिपोर्ट आती है कि हर देश का लेवल क्या है। आप गेस कर सकते होंगे कि इंडिया उसमें किस स्तर पे है। आउट ऑफ 183 इंडिया का पोजीशन 161 है, और जो हम बाकी देशों से कंपेयर करते हैं, हमेशा पाकिस्तान जाओ ऐसे नारे आपको कहे जाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है। तो इस कंडीशन में आज देश का मीडिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मीडिया के बारे में आप सब जानते हैं। अभी मैं कुछ भी बात बोलूँगी वो प्रीचिंग टू द कॉयर है, आप सब उन मुद्दों के बारे में जानते हैं। लेकिन हम एक चीज़ जो देख रहे हैं लोगों में, जब भी हम लोगों के बीच, मैं सिर्फ गौरी मीडिया से ही नहीं, जन आंदोलनों से भी जुड़ी हुई हूँ, आप लोगों के पास जाइए। ये नहीं है लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं और सभी मोदी मय नहीं हैं, लोग भी इन सब से दुखी हैं। लोगों को भी चेंज चाहिए, लेकिन उन्हें कोई क्रेडिबल ऑपोजिशन नहीं दिख रहा है। हर जगह हमें यही बात सुनने को मिल रही है। कर्नाटका में पिछले इलेक्शन में, अभी पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय जो भी कर्नाटका का प्रगतिशील वर्ग है, सबको यही डर लग रहा था कि क्या हो जाएगा। यहाँ भी बीजेपी तो जिस तरह कर्नाटक में आई थी, आपको पता है 17 एमएलए खरीद के आई थी। बीजेपी अपने आप नहीं आई थी, और इसी तरह उन्होंने कई राज्यों में सरकार गिरा के इसी तरह पावर में आए थे। इस तरह आने के बाद आपको अच्छी तरह क्या नकाब, हिजाब, हलाला, इन सब में ही लोगों को बिजी रखा। 1 साल में इतने मुद्दे हो गए, सीएए, एनआरसी, हिजाब में तो 1 साल तक लोगों को बिजी रखा। और कहीं नहीं कर्नाटका में इन्होंने धर्मांतरण कानून भी ले आए, ईसाई समाज की प्रेयर सभा डिस्टर्ब की, मुसलमानों को परेशान किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और लड़कियों को पढ़ने के जो उनके पास ऑप्शंस हैं वही कम करते जा रहे हैं। इतनी सारी हमने पीयूसीएल के साथ रिपोर्ट की थी इस पे, हिजाब इशू पे। इतनी सारी लड़कियों ने अपना नाम कटा दिया। कई सोच रही हैं कि अब मतलब हम एक हिजाब को इस तरह का एक इशू ऐसा समझते हैं, ठीक है हिजाब ही तो है, हटा लो। लेकिन उनके लिए ऐसा है कि आप एक महिला से पूछे जो हमेशा सूट और सलवार पहनती है, उसे बोले एक दिन अब तुम जीन्स ही पहन के जाओ या अब तुम शॉर्ट्स ही पहन के जाओ, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा इशू था। और कई परिवारों में इतने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद उनको पढ़ने का मौका मिलता है और आप वो भी उनसे छीन रहे हैं। तो मुस्लिम समाज इतना ज़्यादा परेशान था कर्नाटका में, प्रगतिशील वर्ग के साथ जुड़ के ये एक कर्नाटका में बहुत अच्छी पहल जो हुई, जो मैं कहूँगी। तो इसीलिए हम निराश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जुड़े और उन्होंने कहा हम इस बार कर्नाटका में बीजेपी को हरा के रहेंगे। और आप शायद इसको जानते होंगे, वेकअप कर्नाटका नाम से जो कैंपेन चला था, एद्देडू कर्नाटका, उसमें सब प्रगतिशील वर्ग एक साथ आए। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन जैसी भी है, जितना भी करेगी, अब कांग्रेस, जेडीएस, समाजवादी, बीएसपी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। अब वो समय गुजर गया है। उन पार्टियों का कोई केडर जमीन पे नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी वाली पार्टियां हैं, ऑर्डर देने वाली पार्टियां हैं। ठीक है, उनके राज्य में हमारी इतनी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन आरएसएस की जो मशीनरी है, जो 24/7 इलेक्शन मशीनरी है, जो स्टेट लेवल के हर एक डिपार्टमेंट में घुसी हुई मशीनरी है, उनसे आप इलेक्शन से नहीं लड़ सकते हैं।
सिर्फ इलेक्शन और सिर्फ वोट डाल के नहीं लड़ सकते हैं। मीडिया की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो हमें लोगों के पास जाना है, जनता को जागरूक करना है, जनता को ऑपोजिशन बनाना है। और ये चीज हमने कर्नाटका में करके दिखाई है। तो अगर आज जब हम निराश हो रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि निराशा के बाद ही आशा आती है। तो अगर हमें डार्केस्ट टाइम नजर आ रहा है, तो अब रोशनी पास है। ये एग्जाम्पल मैं कहूंगी सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, इसके बाद तेलंगाना में भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया जागो तेलंगाना इलेक्शन से पहले, और वहां भी इन्होंने बीजेपी को निकाल भगाया है। अगर आप ये कहेंगे ये सिर्फ साउथ इंडिया की बात है, उसके बाद हम अलग अलग राज्यों में गए, उत्तराखंड में भी ऐसे ही समीकरण बन रहे हैं, राजस्थान में बन रहे हैं, गोवा में बन रहे हैं। गोवा में तो सिर्फ 2 सीट है। मैं इन सब स्टेट्स में गई हूं और जगह जगह हर जगह लोग त्रस्त हैं, लोग इनसे छुटकारा चाहते हैं। और हमने हर जगह यही बोला है, सब जगह यही शिकायत है, लेकिन कांग्रेस तो ऐसी है, हमारा एमएलए हमारा एमपी ऐसा है। हमने कहा आपको उसकी जवाबदेही तय करनी है। अगर एमपी एमएलए ऐसे हो गए हैं क्योंकि हम एज सिटीजन भी वीक हो गए हैं, एक नागरिक समाज वीक हुआ है, तो नागरिक वीक हुआ है। हमने बैक सीट ली है, इसलिए सिटीजन ने बैक सीट ली है। अब आज हमने अपनी कमान संभाल ली है, हम सड़क पे लड़ने के लिए आ गए हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो आज सिटीजन भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट में यूथ क्यों गया? वो यूथ जो नौकरी करना चाहिए, वो पार्लियामेंट में जाके अपनी, क्योंकि उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, उसको वहां जाके भगत सिंह का नाम लेके ये बोलना पड़ा कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज करनी पड़ती है। और उस यूथ को उनको जेल में डाल दिया, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। क्या मांग रहे थे? वो नौकरी मांग रहे थे। आज के समय हर जगह आप किसी भी तबके पे पास जाइए, दलित समाज, आदिवासी समाज, सब हर आइडेंटिटी से ऊपर उठ के सबको नौकरी और गरीबी, हर जगह यही मुद्दे सुनाई दे रहे हैं। हर सर्वे में आ रहा है कि क्लास डिवाइड इतनी बढ़ गई है, ब्रिटिश राज के टाइम में भी ऐसी नहीं थी। तो ये क्लास डिवाइड, इनकम इनइक्वालिटी के टाइम में हमारे पास बहुत बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर है लोगों को यूनिफाई करने के लिए ऑपोजिशन के खिलाफ। हमें अच्छी तरह पता है, अभी बहुत सारे साथियों ने पहले भी बात रखी है कि क्या बात कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं, हमारे पास उसका हर एक बात का काउंटर है। मोदी के पास नौकरियां नहीं है देने के लिए, पब्लिक सेक्टर डिफंड कर दिया गया है, खोखला कर दिया गया है। ये हम कितने सालों से ये बात बोल रहे हैं और उसका हम चरम सीमा देख रहे हैं। एक यूथ जो 22 से 30-32 की उम्र में नौकरीशुदा होना चाहिए, वो आज घर बैठ के सूडो एम्प्लॉयमेंट में है। वो परिवार में वो कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहा है, वो अपने आप को एम्प्लॉयड मान रहा है, उबर चला रहा है, पार्ट टाइम स्विगी में काम कर रहा है, वो अपने आप को अनएम्प्लॉयड बोल रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये सूडो एम्प्लॉयमेंट है। ये बात हम लोगों को लोगों तक पहुंचानी है। तो अगर यहाँ इस मीडियम के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से अगर हम ये बात लोगों तक पहुंचा सके, तो ये जो मायूसी का माहौल है, हम इससे उबर सकते हैं। और मुझे तो पूरी तरह भरोसा है कि लोग मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को, आरएसएस को नकार चुके हैं। एक क्रेडिबल ऑपोजिशन अगर आज भी खड़ा हो जाता है, तो भी लोग उसको भरपूर वोट करेंगे और इसे इलेक्टोरली ही हराया जा सकता है। हर सर्वे में, हर रिपोर्ट, वीडेम रिपोर्ट से लेके अलग अलग जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट आ रही हैं, सब में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोला जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे माननीय गणमान्य लोग हैं जो बहुत सारे सालों से आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। मैं तो बहुत बाद में आई हूँ, 2016, 15 और 16 में आई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ऑल इंडिया राइट टू एजुकेशन के एक प्रोटेस्ट में आई थी, यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे था। और वो मेरा पहला प्रोटेस्ट था। और उसके बाद मतलब इस 8 सालों में ही इतना डेवोल्यूशन देख लिया है कि ऐसा लग रहा है कि हमने 10 साल क्या 20 साल गुजर गए हैं। ऐसे लग रहा है कि हम लोग कितनी जल्दी एज हो गए हैं। रोज़ हम लोग फायर फाइटिंग कर रहे हैं। तो ये जो आप इतने समय से हमारे साथी लड़ रहे थे, जो उनके सपनों का देश था वो बनाने के लिए जा रहे थे, आज हम उससे डिवॉल्व हो चुके हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में आ गए हैं। तो हमें एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसी
हायर स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, हायर डेमोक्रेसी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो